वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार जा चुका है। साथ ही कोरोना वायरस 1,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बीमारियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। साथ ही दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में करीब 76 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली खास करके चिंता का विषय बना हुआ है और यही वजह है कि दिल्ली से लगी जितनी भी सीमाएं हैं वो सील की जा रही है। आज ही गुरुग्राम की सीमा को भी सील करने की बात की गई। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर सियासी संकट खत्म होता हुआ अब नजर आ रहा है। राज्यपाल ने चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव कराने की सिफारिश की है, जिसे लेकर आज चुनाव आयोग बैठक कर रहा है। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। महाराष्ट्र में सियासत के सारे दांव चलकर सीएम की गद्दी तक का सफर तय करने वाले उद्धव ठाकरे एक बार फिर सरकार को सियासी संकट से निकालने की कोशिशों में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। 6 महीनों से चला आ रहा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ शीत युद्ध अब थमता नजर आ रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराया जाए। राज्य में मौजूदा संकट को देखते हुए विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो, जो 24 अप्रैल से खाली हैं। आज चुनाव आयोग एमएलसी का चुनाव कराने को लेकर बैठक करेगा। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बाद 9 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया था। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन के बीच कई छूट और उपायों का ऐलान किया है। ऐसे में विधान परिषद के चुनाव कुछ दिशा निर्देशों के साथ हो सकते हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने राहत की सांस ली है। ठाकरे के एमएलसी नामित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट से 2 बार प्रस्ताव पास कर भेजा था, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लंबे समय तक इस मसले पर चुप थे, जिसके बाद उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में सियासी संकट खत्म होता दिख रहा है। ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। संविधान के तहत उन्हें सीएम बनने के 6 महीने के अंदर यानी 27 मई 2020 तक किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। उद्धव ठाकरे बिना चुनाव लड़े ही सीधे सीएम बने हैं। ऐसे में उन पर यह नियम लागू होता है। उद्धव के पास 1 महीने से भी कम का वक्त है और कोरोना का संकट महाराष्ट्र में कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन राज्यपाल के अधिकार के प्रयोग के बाद अब उद्धव की राह आसान हो गई है। अब बस चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक। कल बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर पंचतत्व में विलीन हो गए, जिन्हें लेकर अमिताभ बच्चन ने एक भावुक ब्लॉग लिखा है। बच्चन ने अपने दोस्त ऋषि कपूर को जीनियस बताया। मैंने चिंटू को पहली बार चेंबूर के उनके देवनार कॉटेज वाले घर पर देखा था, जब राज कपूर साहब ने एक शाम को मुझे आमंत्रित किया था। ऊर्जा से भरे चुलबुले चिंटू की आंखों में हमेशा शरारत तैरती रहती थी। उसके बाद हमें वो अक्सर आरके स्टूडियो में मिल जाते थे, जहां उन्हें फिल्म बॉबी के लिए बतौर अभिनेता ट्रेन किया जा रहा था। ऋषि कपूर की चाल ढाल और शैली उनके दादाजी महान पृथ्वीराज कपूर से मिलती जुलती थी। हमने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। वो एक जीनियस थे। उनकी अभिनय क्षमता सवालों के परे थी। मैं निश्चिंत हूं कि वो अपनी अंतिम बेला में इसी तरह मुस्कुराते हुए गए होंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात हम करेंगे दिल्ली के कोरोना वाली मंडी की। जी हां, जिसने सरकार की टेंशन काफी बढ़ा दी है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में मरीजों की संख्या अब 15 हो चुकी है। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इसी वजह से कोरोना संक्रमण अब अलवर और झज्जर तक यहां से पहुंच गया है। हरी सब्जियां, फल, आलू, प्याज, टमाटर, लॉकडाउन के बीच किचन से होकर पेट तक जाने वाली सबसे जरूरी चीजें क्या अब कोरोना का खतरा पैदा कर सकती हैं? क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी
आजादपुर धीरे धीरे कोरोना वाली मंडी बनती जा रही है। आजादपुर मंडी से करीब एक हफ्ते पहले एक व्यापारी के कोरोना संक्रमण की खबर आई, जिसके बाद मंडी में कोरोना पीड़ितों की संख्या 11 हो गई और अब आजादपुर मंडी से कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही मंडी में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। लगातार पुलिस की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है, बैरिकेडिंग की जाती है कि ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर की तरफ जाए, लेकिन अंदर जब जैसे ही जाते हैं तो अंदर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आती हैं। कारोबारी इस कोरोना के लगातार जिस तरीके से मामले आ रहे हैं उसके बाद से ही कोताही कर रहे हैं, अंदर जाने से बचते नजर आ रहे हैं। आजादपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से हड़कंप मच गया है। प्रशासन पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों के संपर्क में आने वालों की जांच कर रही है। वहीं मंडी की 13 दुकानों को सील कर दिया गया है। 43 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिनके खाने का इंतजाम मंडी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, जिला प्रशासन द्वारा ये सूचना मिली है कि 15 लोगों को अभी कोरोना पॉजिटिव आया है, जो जिला प्रशासन ने हम लोगों को सूचित किया है। और उसके बाद हमने उनकी दुकानों को सैनिटाइज करा के उनकी दुकानें सीज कर दी हैं। करीब 46 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जो उनकी दुकानों पर काम करते थे। बहुत सारे लोगों के सैंपल उठाए गए हैं, जांच के उनकी बाकी है। कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन के दौरान केजरीवाल सरकार ने आजादपुर मंडी को 24 घंटे खोलने का फैसला किया था। हालातों और जरूरत को देखते हुए मंडी के कामकाज को हरी झंडी दी गई थी। ट्रकों और सामान की आवाजाही बढ़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मंडी में बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आजादपुर वो मंडी है जिससे न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि आसपास के राज्यों में सब्जियों का व्यापार होता है, जहां से ये छोटे बाजारों के जरिए सब्जियां और फल घरों तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि आजादपुर मंडी का कोरोना कनेक्शन राजस्थान के अलवर तक पहुंच गया है। अलवर में सब्जी की खेती करने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना संक्रमित शख्स बानसूर सब्जी मंडी और दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में सब्जियां बेचने पर पेमेंट लेने के लिए जाता था। फिलहाल जिला प्रशासन मेडिकल टीम बनाकर युवक की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रहा है। उसके संपर्क में सब्जी की गाड़ी ले जाने वाले ड्राइवर और उसके परिवार को क्वारंटीन किया गया है। 3 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सब्जियों की खेती करने वाली यूपी से 700 से अधिक लोगों और उनके परिवार की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। पुलिस द्वारा चैनपुरा गांव में कर्फ्यू लगाया जाएगा और यहाँ पर जितने भी लोग और वाहन उनका जो आवागमन है उसको पूरी तरह से सख्ती से देखा जाएगा। जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं या व्यक्ति हैं उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बाकी सख्ती से पूरी तरह से कर्फ्यू लागू किया जाएगा। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी से निकली कोरोना की ये बीमारी बहादुरगढ़ और झज्जर तक पहुंच चुकी है। सब्जी लाने और बहादुरगढ़ और झज्जर सब्जी मंडी में खरीद फरोख्त का काम करने वाले दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झज्जर में संक्रमित हुए 9 लोग बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। वहीं झज्जर मंडी का एक आढ़ती और एक मजदूर भी संक्रमित मिला है। 10 नए केस में 7 मामलों का भी सीधा संबंध सब्जी मंडी से ही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मंडी को अगले आदेशों तक बंद कर दिया है। सड़क के दोनों किनारों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, मगर परिषद की टीमों ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित लोगों के परिजनों, संपर्क में आए लोगों की पहचान का काम शुरू कर दिया है। सब्जी मंडी और अनाज मंडी से जुड़े लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। दिल्ली सीमा पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। क्या व्यवस्थाएं की गई सर? हमारे जो सैंपल सर्वे करवाए गए थे उनके रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब सब्जी मंडी को लेकर यही व्यवस्था की जाएगी कि इसे फिलहाल बंद करके और वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली से सब्जी ना मंगवा कर यहाँ जो लोकल किसान हैं उनसे सब्जी की आपूर्ति की जाएगी। आजादपुर मंडी में व्यापारियों और आढ़तियों की भारी भीड़ रहती है। यही वजह है कि यहाँ भीड़ को कंट्रोल करना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मंडी में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे आजाद मंडी कोरोना वाली मंडी बनती जा रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अलवर से संतोष शर्मा और झज्जर से प्रथम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
गृह मंत्रालय की नए गाइडलाइंस के बाद देश के अलग अलग राज्यों से मजदूरों की घर वापसी शुरू हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर यहां मजदूरों को घर जाने को नहीं मिल रहा, वहां जमकर हंगामा हो रहा है। लॉकडाउन के 35 दिन बाद अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को निकालने की गाइडलाइन क्या आई, देश भर के मजदूरों ने राहत की सांस ली। लेकिन घर जाने की ऐसी जल्दी कि अलग अलग शहरों में मजदूर सड़कों पर आ गए। कहीं हंगामा शुरू हो गया तो कहीं तोड़फोड़। प्रवासी लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी तो रोहतक, बड़वानी और नागौर में घर वापसी की मांग के साथ मजदूर विरोध पर उतर आए, जिनकी मांग है कि गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के बाद उन्हें जल्द से जल्द घर भेजा जाए। उसका रास्ता निकालेंगे ना। वहीं सूरत में भी सैकड़ों की संख्या में मजदूरों का हुजूम देखने को मिला। MHA की गाइडलाइन को जमीनी स्तर पर लाना सरकारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। देश के अलग अलग राज्य इसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। बसों से सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूरों को घर ले जाना आसान नहीं है। यही वजह है कि पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर PM मोदी को चिट्ठी लिखी है। वहीं सबसे ज्यादा चुनौती बिहार सरकार के लिए है। बिहार के करीब 25 लाख मजदूर और छात्र अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जिन्हें बसों से लाना संभव नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोग, उनको बसों से लाना संभव नहीं है। एक एक बस को 6 दिन 7 दिन लग जाएगा आने और जाने में। और इसमें भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, जो केवल श्रमिकों को, छात्रों को, अन्य लोगों को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था रहे, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा। उधर मजदूरों की घर वापसी के लिए बिहार सरकार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के हेल्पलाइन में अब तक करीब 28 लाख कॉल रिसीव की गई हैं। MHA के गाइडलाइंस के बाद नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। वहीं आने वाले मजदूरों और छात्रों की स्क्रीनिंग और क्वारंटीन की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सरकार ने निर्देश दिया है, जो गाइडलाइन जारी किया है, उसके अनुसार हमारे बिहार के भाई बहन जो बाहर से आएंगे, हम उन सारे लोगों की स्क्रीनिंग भी करेंगे। तो हम सब लोग ने टीम बना लिया है जिलावार, स्वास्थ्य विभाग ने। आलम यह है कि राजस्थान सरकार ने वापसी के रजिस्ट्रेशन की साइट शुरू की तो 3 दिन में करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दे डाला। महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रवासी लोगों की वापसी का काम शुरू कर दिया है। वहीं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों से पैदल न आने की अपील की है। योगी ने भरोसा दिलाया है कि यूपी सरकार उन्हें वापस लाने के लिए पूरा इंतजाम करेगी। इस महामारी काल में पूरे देश में जो भी जहां है वो ज़्यादातर लोग अपने घर जाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका अनुपालन करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन सबको उनके घरों तक पहुंचाया जाए। फंसे लोगों की घर वापसी की तैयारियां तो तेज हो गई हैं, लेकिन वापस जाने के साधन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राज्यों के पास बसों से लाना एक विकल्प है, लेकिन लोगों की संख्या और दूरी को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर केंद्र की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं आया है। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन बढ़ते मामलों के बीच पंजाब में अलग टेंशन शुरू हो गई है। नांदेड़ से लौटे 148 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। लॉकडाउन 2 खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन देश में न ही कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही है और न ही मरने वालों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में आंकड़ा जहां 10,000 के पार पहुंच चुका है, वहीं मुंबई में भी कोरोना संक्रमित की संख्या 7,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, दिल्ली, राजस्थान कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं अब पंजाब में कोरोना ने अमरिंदर सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। नांदेड़ के श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारे से पंजाब लाए गए श्रद्धालु
अब सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। पंजाब में पहले सरकार की सख्ती और कर्फ्यू पर जमातियों ने पानी फेरा और अब घराती यानी कि पंजाब के जो श्रद्धालु नांदेड़ साहिब से लौटे हैं उनके मीटर की बात करें तो 100 की तादाद में ये श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में रिजल्ट अवेटेड है। कुल मिलाकर पंजाब सरकार जितनी सख्ताई करती है उतना ही कभी जमाती तो कभी घराती उस सख्ताई पर पानी फेर देते हैं। नांदेड़ में करीब 3000 श्रद्धालुओं को वापस पंजाब लाया जा चुका है, जिसमें से अब तक 148 केस कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। पंजाब में ये पहली बार है जब एक दिन के अंदर 100 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अभी भी नांदेड़ से पंजाब लौटे कई लोगों की स्क्रीनिंग होनी बाकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि नांदेड़ से लौटे इन श्रद्धालुओं में से कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पंजाब में अब पॉजिटिव केस 480 तक पहुंच गई है। श्रद्धालुओं को 21 दिन के क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार ने पहले ही कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि चंडीगढ़ अभी भी कंटेनमेंट जोन में है। आज तक ब्यूरो। आज से दिल्ली के सारे बॉर्डर सील हो जाएंगे। सुबह 10 बजे के बाद से गुरुग्राम में भी दिल्ली वालों की एंट्री बंद हो जाएगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की एंट्री भी मूवमेंट पास के बिना नहीं हो पाएगी। गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम भी दिल्ली से आने जाने वालों के लिए अपने बॉर्डर बंद कर देगा। लगातार दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर अलग अलग एरियाज ये फैसला कर रहे हैं। अलग अलग जिले और राज्य इस तरह से फैसला ले रहे हैं। शुक्रवार का सुबह 10 बजे के बाद कोई भी गुरुग्राम की सीमा में दाखिल नहीं हो पाएगा। केवल जिनके पास आधिकारिक तौर पर पास होगा केंद्र सरकार का, उन्हें ही दाखिल होने की अनुमति होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो भी सीमा से दाखिल होगा उसकी न केवल थर्मल स्क्रीनिंग होगी बल्कि जरूरत पड़ने पर रैपिड टेस्ट भी कराया जाएगा। और साथ ही साथ एहतियातन उन्हें यह कहा जाएगा कि वो बार बार आवागमन न करें। आपको बता दें कि गुरुग्राम प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग दिल्ली में काम करते हैं वो वहीं रहने का इंतजाम कर लें और साथ ही साथ जो गुरुग्राम में काम करते हैं और यहाँ के निवासी नहीं हैं वो यहाँ पर ही रहें, आवागमन न करें। आप देखिए कि सुबह से ही इसका असर होना शुरू हो गया है। यहाँ पर दरअसल लोगों को ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर वो यहाँ से दाखिल होते हैं और सीमा पार कर जाते हैं तो 10 बजे के बाद उन्हें दिक्कत होने वाली है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की यहाँ पर चौकसी बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि पूरे सख्ती की न केवल वीडियोग्राफी कराई जाएगी बल्कि तकरीबन 30 ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऐसे तैनात किए गए हैं जो पूरे सख्ती की निगरानी रखेंगे। किसी भी तरह की जब ढील नहीं होगी और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्ती से पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नासिर खान के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, आज तक। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार हो चुका है। साथ ही कोरोना वायरस 1,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बीमारों की तादाद लगातार बढ़ रही है। साथ ही दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में करीब 76 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 3 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई है। राज्यवार अगर आपको बताएं तो गुजरात में 4,395 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में 3,515 मामले आए हैं। 57 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में अगर कुल मामलों की बात करें तो 2,584 मामले सामने आए हैं। 58 लोगों की अब तक राजस्थान में मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। 2,625 मामले यहां सामने आए हैं। 137 लोगों की अब तक मौत यहां हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2,203 मामले सामने आए हैं और यहां 39 लोगों की मौत हो गई है। ये देखिए, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, जयपुर, ये जहां सबसे ज्यादा मामले हैं वो आपको उस हिसाब से हमने कैटेगोरिकली बताया। मुंबई में सबसे ज्यादा 7,061 मामले सामने आए हैं। 290 लोगों की यहां पर सबसे ज्यादा मौत हुई है। वहीं गुजरात में अहमदाबाद में सबसे ज्यादा मामले आए हैं। 3,026 मामले सिर्फ अहमदाबाद में हैं और यहां पर 149 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश का इंदौर, देखिए किस तरह से यहां सबसे ज्यादा, पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा मामले हैं तो इंदौर में है। 1,513 मामले सिर्फ इंदौर में ही हैं और 72 लोगों की यहां मौत हो गई है। वहीं पुणे में 1,738 मामले सामने आए, क्योंकि मुंबई के बाद पुणे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 81 लोगों की यहां मौत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।